हेलो एवरीवन। आज आपका था फिजिक्स का एग्ज़ाम एंड आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया हो। मेरे पास तीनों सेट आ चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सेट। बिगिन विद द फर्स्ट सेट ऑफ फिजिक्स। कंपैरेटिवली पेपर बहुत सिंपल था। लास्ट ईयर के पेपर को अगर मैं बेंचमार्क मानूँ तो पेपर वॉज बिट लेंदी। जो अपना थियोरेटिकल पोर्शन था उसका वेटेज ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल का वेटेज। एंड नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स और कौन से पॉइंट पे अपने को ध्यान देना था। सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन रहा था सी और फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना था दैट ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। बट एक चीज़ याद रखना, वो बाहर का माइनस साइन अपने को कंसिडर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में कह दिया कि वायर इज कंडक्टिंग एंड इफ माई वायर इज कंडक्टिंग तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे, सेम। द मोमेंट जब पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का हमें रेशियो मिल गया और फिर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डालना है दैट ई इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और मैंने डायरेक्ट रेशियो ले लिया एंड वी विल गेट द आंसर R2 बाई R1 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें अगर आपको याद हो तो एक करंट कैरिंग वायर के दो केसेस होते थे। एक पॉइंट जब मैं अंदर कंसीडर करता था और एक पॉइंट जब मैं बाहर कंसीडर करता था। जब मैं पॉइंट अंदर कंसीडर करता था तब फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2πa², वेर आर इज़ द पोजिशन फ्रॉम द ओरिजिन एंड ए इज़ द रेडियस। अब क्वेश्चन में बोल दिया है पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज a/2, तो मैंने r के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया a/2 एंड वी विल गेट द आंसर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मेरा डिस्टेंस बहुत ही कम हो तो द पाथ फॉलोड बाय द वेव इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है दैट v इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट म्यू आर एप्साइलन आर। क्वेश्चन में हमें म्यू आर और एप्साइलन आर की वैल्यू दे दी है एंड हमने पहले स्पीड निकाला और स्पीड हो रही थी आधी, और हमें पता है अगर स्पीड आधी हो रही है तो वेवलेंथ भी कितनी होगी, आधी। तो वेवलेंथ होगा आधा एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। फ्रीक्वेंसी सिर्फ अपने सोर्स पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बनता है सी। नेक्स्ट LCR सर्किट का क्वेश्चन। ठीक है। अब सबसे पहले बोला है कि तीनों LCR सीरीज़ में है और सबका इफ़ेक्टिव वोल्टेज 10 है। तो मुझे स्टार्टिंग में ओवरऑल LCR सर्किट का वोल्टेज कितना मिल गया, 10। अब यहाँ से पता लगा अगर वोल्टेज सबके सेम है तो सबके रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे, सेम। ठीक है। अब बोला है कैपेसिटर को कर दिया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। बट हमें पता है ना VR और VL कितना है, इक्वल, एंड इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस दी LCR सर्किट इज 10। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, बट बोथ आर इक्वल, तो मैंने लिख दिया 2VL का स्क्वायर और ये पूरा रूट में आ जाएगा एंड VL इज इक्वल्स टू 10/√2। कटिंग करने के बाद आंसर बनेगा 5√2 विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन कि डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन के लिए कौन से वेव यूज़ करते हैं, कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, तो उसकी 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सिंपल है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर मैंने वेलोसिटी को कर दिया आधा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी आधी तो उसका स्क्वायर करने के बाद आंसर आ गया 4D। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्वेक्स लेंस का है, कॉनकेव लेंस का है। अब बोला है कॉनकेव लेंस को ऐसा कट किया कि इट इज़ फॉर्मिंग 2 प्लेनो कॉनकेव लेंस, मतलब ये आधा और ये दूसरा आधा। ठीक है, 2 प्लेनो। तो अपने को पता है जब भी हम लेंस को बीच से कट करते हैं तो फोकल लेंथ हो जाता है डबल और पावर कितना हो जाएगा, आधा। तो अगर हमारा फोकल लेंथ 10 बोला है तो न्यू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना बन जाएगा, 20 विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था।
ज़्यादातर लोग ये वाला आंसर टिक करके आते, बट दिस वॉज रॉन्ग। ठीक है, वाई? अगर आपको पता हो वेव्स तभी ही इंटरफेयर कर सकती है व्हेन द सोर्सेस आर कोहेरेंट, एंड कोहेरेंट सोर्सेस के लिए फ्रीक्वेंसी कैसी रहनी चाहिए? सेम। बट ये वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी है? डिफरेंट। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा नहीं। एंड इफ इट इज़ नॉट कोहेरेंट सोर्स, ये इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बना? 1, 3 एंड 4, विच इज ऑप्शन सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, दो हीटर्स, उनके पावर रेटिंग बोल दिए हैं, उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अब बोला है कि अगर मैंने उसे V/2 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया सोर्स के साथ, तो व्हाट इज़ दी पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन? तो सबसे पहले हमें पता है पावर का बेसिक फार्मूला इज़ V²/R, क्योंकि वोल्टेज बोला है। तो पहले मैंने R1 निकाल दिया विच इज़ V²/P1, R2 निकाल दिया V²/P2, एंड दे बोथ आर इन सीरीज, तो R1 प्लस R2। यहाँ से हमें RS मिल गया। फिर हमारा न्यू पावर कितने वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया विच इज़ V/2, सब्सटीट्यूट V/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RS। कन्वर्जन और सब्सटीट्यूशन करने के बाद वी विल गेट द आंसर P1 P2 डिवाइडेड बाय 4 P1 प्लस P2, ऑप्शन डी। In an unbiased PN junction diode at equilibrium, which of the following statement is true? अपने को पता है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों के डायरेक्शन हर बार कैसे होते हैं? अपोजिट। ठीक है, और अगर अनबायस्ड है तो दोनों की वैल्यू भी कैसी रहेगी? सेम। बट अगर बायस्ड होता तो एक की वैल्यू चेंज हो जाती। नेक्स्ट, असर्जन एंड रीजन 13, ऑल एटम्स हैव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये ज़रूरी नहीं है, नोबल गैस के मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, तो असर्जन रॉन्ग है तो रीज़न भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन डायरेक्ट डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ नैरो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। सही बात है। अगर आपको पता हो इलेक्ट्रॉन को अगर कुछ वेलोसिटी दे दी तो इट विल बिहेव एज अ डी ब्रॉय वेव, एंड अगर ये वेव बन गया तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर सकता है, तो इट वुड बी ऑप्शन ए। Question number 15, the mass of the nucleus is less than the sum of the mass of the individual constituent। अपने को तो पता है ना, total mass of individual constituent is always greater than mass of nucleus। ठीक है, तो assertion is true, but reason, energy is absorbed when the nucleons are bonded together, no, energy would be released। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी। In an Bohr atomic मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड। सही बात है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स टू इट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी सही है, बट दे बोथ आर नॉट रिलेटेड, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम का फैक्टर समझा रहा है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फैक्टर समझा रहा है। सेक्शन बी सिंपल था, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे ये वाले सेक्शन में। तो 17 क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब पूछा है व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन। तो अपने को एक फार्मूला पता है कि एनर्जी होता है 1240 बटे वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ होना चाहिए नैनोमीटर में। तो डायरेक्ट मुझे आंसर किस में मिल जाएगा? ईवी में, विच इज़ 6.2। एंड वर्क फंक्शन का फार्मूला हमें पता है विच इज़ एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है, ये माइनस का मतलब है रोकने का पोटेंशियल, तो गधों जैसा माइनस कंसीडर करके सब्सटीट्यूट करके ऐड मत करके आना। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आप नोट करना, माइनस साइन को कंसीडर करना नहीं है। माइनस का मतलब है कि वो रोक रहा है। बाद में सब्सटीट्यूट करने के बाद वी विल गेट द आंसर 5.4 ईवी। सेकेंड, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा, आप सिंगल स्लिट ना कंसीडर करके डबल स्लिट कंसीडर करोगे एंड यू विल यूज 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिंगल स्लिट है तो कंडीशन सेम ही रहेगा, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। यहाँ पे आपको n1/n2 का रेशियो मिलेगा, और अगर आपको n1/n2 का रेशियो मिल गया तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा फ्रिंज किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। मेरे हिसाब से n1/n2 का रेशियो आएगा 3:2, तो थर्ड वाला सेकंड के साथ कोइंसाइड करेगा, तो n1 वुड बी 3 एंड n2 वुड बी 2। अगर आप n1 ले रहे हो तो वेवलेंथ होगा λ1, और अगर n2 ले रहे हो तो वेवलेंथ कितना होगा? λ2।
एंड इफ़ दे आर कोइंसाइडिंग y1 शुड बी इक्वल्स टू y2 एंड आपको अपना आंसर मिलेगा, कुछ 1.8 के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट बी, इसमें भी सेम, बट ये बोला है डबल स्लिट, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बोला है, ऊपर वाले में डार्क फ्रिंज बोला था और नीचे वाले में ब्राइट बोला है, ये चीज़ आप याद रखना। कंडीशन सेम, y1 शुड बी इक्वल्स टू y2, λ1 n1 इज इक्वल्स टू λ2 n2, और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के यू विल गेट योर आंसर। 19 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है, एक वायर को सबसे पहले स्क्वायर में बेंड किया, फिर इसे बेंड किया सर्कल में। अब पूछा है टॉर्क का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर में बेंड किया तो स्क्वायर का एल बन जाएगा n इंटू 4 पाई पेरीमीटर, और यहाँ से हमने a निकाल दिया, ठीक है। और सर्कल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे भी सर्कल का रेडियस निकाल दिया। बाद में हमें पता है टॉर्क का बेसिक फार्मूला होता है NIBA, यहाँ पे एरिया चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें रहने वाली है सेम। तो हम जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो पहले का आंसर कुछ ये मिलता है स्क्वायर का, एंड दूसरे का विच इज सर्कल का ये आंसर मिलता है। एंड व्हेन वी टेक द रेशियो द आंसर कम्स आउट टू बी π/4, ठीक है। एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, सिंपल ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, माइनस में होता है, ठीक है। और वो ऑर्डर एनसीईआरटी का एक लाइन है, एक बार चेक कर लेना। डिड्यूस द रिलेशन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपने को प्रूव करना है I इज इक्वल्स टू NEAVD, सिंपल डेरिवेशन है, बुक का ही है। क्वेश्चन नंबर 21, अपने को ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ है, आपने एनसीईआरटी में देखा रहेगा। और 3 कंक्लूजन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रिपल्सिव एंड लार्ज डिस्टेंस के लिए कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। सेक्शन सी, ये भी बैलेंस्ड सेक्शन था, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एकदम बैलेंस्ड वर्जन था। पहला क्वेश्चन डेरिवेशन, अपने को प्रूव करना है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज प्लेन थिन शीट के लिए क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली अपने को प्रूव करना है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बाद में बी पार्ट में इसी का ही एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी चार्ज डेंसिटी सेम है तो इनसाइड एंड आउटसाइड द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इनसाइड में हो जाएगा 0 एंड आउटसाइड में होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो डायरेक्शन वाला फैक्टर लगा के। विथ स्टोन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है विच इज R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4, एंड आपको ये डिराइव भी करना है। ये सेम टू सेम विथ स्टोन का कॉम्बिनेशन दे दिया है। ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला जो कनेक्शन है दैट इज विथ स्टोन, एंड ये 2 एंड बाजू वाला 3 मैंने साइड में कनेक्ट कर दिया। तो बैलेंस कंडीशन है तो इसको भूल जाओ। ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में पैरेलल, उसका आंसर 4 आएगा, एंड तीनों सीरीज़ में होके आंसर हो जाएगा 6। सिंपल क्वेश्चन। 23, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब को कंसिडर किया है, ठीक है। बट पहले बैटरी को कनेक्ट किया, फिर बैटरी को क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट। एंड इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज रहेगा कांस्टेंट एंड पोटेंशियल होगा चेंज। अब पूछा है क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होगी, तो अपने को पता है कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ेगा। पोटेंशियल, अगर इसे डिस्कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय K टाइम्स। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो आप फॉर्मूला लगा देना हाफ CV², एंड आपको मिलेगा U0 बाई K। 24, ट्रिकी क्वेश्चन, बट ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले चैप्टर का ही है। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, E के जगह पे हमें सब्सटीट्यूट करना है V/R, बस। अगर V/R सब्सटीट्यूट कर दिया तो दिस इक्वेशन एंड दिस क्वेश्चन इज इजी। क्या बोला है, चार्ज पार्टिकल को हमने भेजा है x एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसकी y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड इफ इट इज़ मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। तो पहले मैंने 3 सेकेंड इक्वेशन लगा दिया अलॉन्ग x एक्सिस, यहाँ से मुझे मिल गया टाइम, एंड फिर मैं y एक्सिस के अलॉन्ग सेम इक्वेशन लगाऊंगा। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एंड ये सब्सटीट्यूट करने के बाद वोल्टेज मिलेगा 2295 वोल्ट। सो ये क्वेश्चन था बड़ा सिंपल, बस यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जब आप
E इज इक्वल्स टू V बाय आर सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तब यहाँ का R आप लोगे 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया है। बट जब आप ये कंसीडर करोगे सेकेंड इक्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, तब ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ये भी डायड वाला, अगर करंट यहाँ से आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो इसके लिए फॉरवर्ड और इसके लिए रिवर्स, तो ये वाला काम नहीं करेगा। सेकंड इसका इफेक्टिव सर्किट ड्रॉ करना था, तो वो भी सिंपल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ओवरऑल सिंपल ही था। नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फर्स्ट, पहला प्रोसेस होगा बैरियर पोटेंशियल बनना है, दूसरा होगा डिप्लीशन लेयर। बाद में आप पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, वो भी आप एक्सप्लेन यहाँ पे थोड़ा कर सकते हो। दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो एन इमेज फॉर्मेशन रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एट नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी वाला केस, तो डायरेक्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड इसका बी पार्ट भी थियोरेटिकल एंड सिंपल था कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्टिंग क्यों यूज़ करते हो ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों प्रेफर करते हैं ओवर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो सबसे पहले क्रोमेटिक एब्रिएशन होता नहीं है और ये कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है, एंड अफोर्डेबल होने की वजह से हम इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा है 2 कंडीशन फॉर TIR। तो पहला, रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकंड I शुड बी ग्रेटर देन IC, तभी ही TIR हो सकता है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा लेंदी है। सिर्फ आपको हर जगह पे sin I बाई sin R इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 अप्लाई करके आपको ये सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन है सिंपल, बस थोड़ा सा लेंदी है, और ये सॉल्व करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, सेक्शन डी, पहले में टॉर्क ऑन द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल का मतलब ही होता है हर बार थीटा कितना बनेगा 90, तो टॉर्क मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि हमने कौन सा कोर यूज़ किया है, सॉफ्ट आयन का कोर। बेस्ट वे टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर का टॉर्क पता लगाना है। तो अपने को क्वेश्चन में सब कुछ चीज़ें दे दी है, मुझे एरिया दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, करंट दे दिया है। सो हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, टाउ इज इक्वल्स टू NiAb। नेक्स्ट इज हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, तो फार्मूला हमें पता है, ये लोड रेजिस्टर को मुझे सीरीज में अप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एम मीटर में, जिसका रेंज है 10 एम्पियर, तो शंट का फॉर्मूला हमें पता है। एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर, तो हर बार हम यूज़ करेंगे पैरेलल कनेक्शन, एंड सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द आंसर टू बी सी। 30 में अपने को ड्यूअल नेचर में से पूछा है सबसे पहला वाला क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ग्राफ द वर्क फंक्शन ऑफ AB। तो अपने को जो स्लोप होगा वो हमें देगा, सॉरी वाई इंटरसेप्ट हमें देगा वर्क फंक्शन, तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन बन जाएगा डी, जिसका स्टॉपिंग जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम, उसका वर्क फंक्शन कम, तो उसके वजह से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन कैसा है, कम। नेक्स्ट, जो भी अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के भी नंबर बढ़ेंगे, बट फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनकी एनर्जी भी कैसी रहेगी, सेम। तो स्लोप पैरेलल ही रहने वाला है, बस फोटो करंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपने को पता है दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये 2 बार लगाना है, इसको पैरेलली आप सॉल्व करोगे तो विल गेट योर आंसर। बट इसके कंपैरिजन में, सेकंड वाले के कंपैरिजन में फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है, ऊपर वाला, एंड इसका आंसर होगा m इंटू ई। नेक्स्ट, सेक्शन ई, डेरिवेशन प्योरली, ठीक है। पहला पूछा है इक्वेटोरियल का डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पॉइंट।
जिसका इक्वेशन अपने को पता है विच इज़ माइनस के पी बाई आर क्यूब। बी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। लोगों का टॉर्क कुछ ना कुछ आएगा, बट टॉर्क जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायपोल को रखा है एक्स एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पे है, एक्स पे। तो थीटा कितना हो गया, जीरो। एंड हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, एंड इस वजह से टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपको मिला रहेगा ई नेट इज इक्वल्स टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसा कुछ बनेगा। एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला E1R2 प्लस E1R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे प्रूव करना था, एंड यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा के यू कैन कैलकुलेट सबसे पहले EMF, एंड EMF से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो। 32 सबसे पहले अपने को प्रूव करना है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू N21 - 1 1/r1 - 1/r2। सिंपल क्वेश्चन। इसके बी पार्ट में लेंस के रिलेटेड ही क्वेश्चन बोला है, जिसमें 3 लेंसेज को साथ में रखा है और सब लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस छोड़ी है, पहले x दूसरा y जो भी क्वेश्चन में गिवन है, और ऑब्जेक्ट को कुछ रखा है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन में आपको लेंस इक्वेशन लगा के फाइनल इमेज का पोजीशन कैलकुलेट करना है। इसके और वाले पार्ट में सबसे पहले अपने को प्रूव करना है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, तब अपने को मिरर फॉर्मूला बनाना है, जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये भी सिंपल था। इसके बी पार्ट में अपने को एक न्यूमेरिकल दिया है जिसमें बोला है मैग्निफिकेशन इज डबल, तो विच इज़ इक्वल्स टू v बाई यू। तो अपने को v और u के बीच में रिलेशन मिल गया। देन जस्ट सब्सटीट्यूटिंग वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फोकल लेंथ विच इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल क्वेश्चन। 33 में सबसे पहले स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सिंपल है, दैट E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। एंड उसके बाद हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला प्रूव करना है विच इज़ μ0 n² A डिवाइडेड बाई L, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब सिंगल कॉइल। इसके सी पार्ट में अपने को EMF फाइंड करना है फॉर एन ऑब्जेक्ट जिसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ। अगर इसे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, तो EMF का फॉर्मूला होगा ½ B ओमेगा r²। यहाँ पे B निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे B दिया है, हमें यहाँ पे ओमेगा दिया है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो 2π डिवाइडेड बाय 60 का कन्वर्जन फैक्टर होता है, ठीक है। एंड जब सब्सटीट्यूट करेंगे वी विल गेट आवर आंसर। नेक्स्ट इज इसके और पार्ट में सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड इसमें अपने को ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। बी पार्ट में इसी के रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप सब्सटीट्यूशन करके कैलकुलेट कर सकते हो। सेट 2 में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेट 1 में नहीं थे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन क्विकली। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ये हमारा वही क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और हमें पोटेंशियल पूछा है, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है विच इज E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr, और यहाँ पे dv को सब्जेक्ट बना के हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारा आंसर आया 16 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज न्यू। इसमें पूछा है एक वायर को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद लेंथ का इंक्रीज हुआ 1%, तो हमने फाइनल लेंथ का इंक्रीज निकाल दिया विच इज़ 1.01, ये बन गया हमारा n। और एक फार्मूला अपने को याद रखना है कि फाइनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज n² टाइम्स इनिशियल। जब इसका स्क्वायर करोगे और जब आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो ये आ जाएगा कुछ 2% के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट ये भी गिवन क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ये भी नया है। 3 लेंसेज है, 2 कॉनकेव है, एक कॉनकेव है एंड 2 कॉन्वेक्स है। तीनों को कनेक्ट किया है और कांटेक्ट में एकदम टच टू टच,
तो अपने को पता है इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये फार्मूला हमें सब्सटीट्यूट करना है। एक चीज़ याद रखना है, कॉन्केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा एंड कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सब्सटीट्यूट करने के बाद फोकल लेंथ आएगा 40/3। क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच। सबसे पहले बोला है कि अगर अल्फा पार्टिकल को चेंज करके प्रोटॉन कर दिया तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या चेंज आएगा। लोग क्या करेंगे, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम कर देंगे एंड डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। आपको ये पता होना चाहिए प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी डिफरेंट होता है, मास भी डिफरेंट होता है। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m। सब्सटीट्यूट करने के बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया 2d। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर आर अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन। हाँ, दिस इज न्यू। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसमें अपने को लगाना है बायोट-सावर्ट्स लॉ। सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पे आंसर बनेगा बी। एंगुलर वृत्त मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है λ/d। ये डिपेंड करता है लैम्डा एंड दूसरा डिपेंड करता है स्मॉल d, विच इज सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 भी न्यू है कि अ रेजिस्टर एंड अ इंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 20 वोल्ट। अगर रेजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट है तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR² प्लस VL²। सब्सटीट्यूट करने के बाद VL हमारा आएगा 16 वोल्ट, विच इज़ ऑप्शन डी। असर्शन रीजन सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे न्यू था। इसमें पूछा है डी ब्रॉय वेव के बारे में। डी ब्रॉय वेव का रेशियो कितना होगा इफ़ वेलोसिटी सेम है एंड काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो वेलोसिटी सेम रहा तो h/mv लगाना है एंड काइनेटिक एनर्जी सेम है तो h/√2mke लगाना है। देन क्वेश्चन नंबर 21 न्यू है। इसमें अपने को पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। ठीक है, तो वो ऐसा वाला ग्राफ था NCERT में जो इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, पहला है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, फ्यूजन एंड फिजन। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकले। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन सारे। सेक्शन सी में कोई मुझे न्यू क्वेश्चन नहीं दिखा 26 और 27 को छोड़ के। सबसे पहले 26 में वो बैटरी डिस्कनेक्टेड, बाद में एक नया कैपेसिटर को कनेक्ट किया जो अनचार्ज है। अगर अनचार्ज है तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 एंड कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 एंड चार्ज निकालने के लिए डायरेक्ट Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, अब बोला है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। तो अपने को पता है Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne.NH एंड अपने को ये A और B पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और C पार्ट में पूछा है डोपिंग करने के बाद क्या कोई बैंड एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा, तो देयर वुड बी नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 28 अपने को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करना है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन विच इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी ड्रॉ हो जाएगा। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। केस स्टडी सेम, दोनों केस स्टडी सेम है एंड जो सेक्शन डी है सेक्शन ई है वो भी सेम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सेट विच इज सेट 3। सेम जो डिफरेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करूँगा मैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सेम चीज़ अपने को पता है E इज इक्वल्स टू -dV/dr। डिफरेंशिएट करके हमें मिलेगा E का इक्वेशन और हमें पता है tan थीटा इज EY/EX जो आता है -1 एंड -1 tan 135 पे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करंट दे दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, लेंथ दिया है और हमें पता है E इज इक्वल्स टू ρ। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके हमें बी ए ऑप्शन मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लाइट फ्रॉम अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन एयर फॉल्स ऑन दिस। इसमें एक कंडीशन है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2r से बड़ा होता है तभी ही ये इमेज देखने को मिलेगी, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं रेशियो लूँ तो वो आएगा 2:1, बट ये होगा नेगेटिव क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है एंड काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट। ये EM वेव्स का है, सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था बोर्ड में। अब यहाँ पे सेम चीज़, मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड करना है 0, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहनी चाहिए, सेम। पहला सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर आएगा 2πi इन, और करंट मूव करना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इंटरफेरेंस सारे टाइप के वेव शो करेंगे इफ़ वो कोहेरेंट हो, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा डी। 12, पावर फैक्टर R/Z होता है, Z निकाल दिया। Z का फॉर्मूला होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यहाँ से Z आ गया 5, R 3 दिया है, सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर बनेगा 0.6। सेम क्वेश्चन नंबर 20 अपने को पूछा है वोल्टेज कितना होगा, तो फॉर इलेक्ट्रॉन हमें फॉर्मूला याद है, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.227 डिवाइडेड बाय √v, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा। 21 NCERT क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। 22 सेम, सारे क्वेश्चंस सेम ही है, सेक्शन सी में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में पूछा है, तो ये भी थियोरेटिकल सिंपल ही क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन यस, सेक्शन सेट सी ज़्यादा सिमिलर था, सिर्फ MCQs थोड़े चेंज कर दिए, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव और मैंने सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हो।